तो सिलसिलेवार तरीके से तमाम खास मेहमानों का मैं परिचय कराना चाहूंगा जो मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वारिस पठान साहब मौजूद हैं, साथ ही बीजेपी की तरफ से नलिन कोहली, जयवीर शेरगिल कांग्रेस की तरफ से, अरविंद भोसले शिवसेना की तरफ से, वरिष्ठ वकील मोनिका अरोड़ा, हमारे साथ जमात उलेमा हिंद की तरफ से धर्मगुरु मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी हैं, और रघु मेमन जो कि एमनेस्टी इंडिया से हैं, और साथ ही तमाम वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ होंगे इस बहस में। वारिस पठान साहब का रुख करना चाहूंगा। वारिस पठान, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, लॉ ऑफ द लैंड है, और जाहिर सी बात है उसने यहां पर एक फैसला ले लिया। अब यह तुलना कहां तक जायज है कि साहब बाबरी मस्जिद गिराए जाने वालों को फांसी क्यों नहीं, गुजरात के दंगों के गुनहगारों को फांसी क्यों नहीं? आप ये तर्क मुंबई बम धमाकों में जो लोग मारे गए थे उनके परिवार वालों को तर्क ये दे सकते हैं? क्या ये तर्क जायज है उनके लिए? देखिए, जो लोग बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से मरे, हमारे को उनके साथ पूरी सिंपैथी है, मगर साथ ही साथ जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद 900 लोग मरे, उनका क्या? वो भी तो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उनको भी इंसाफ चाहिए। श्री कृष्ण कमीशन ने खुला कहा है कि इतने लोग इन्वॉल्व थे उसमें, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं जा रही है? उनको सजा क्यों नहीं दी जा रही है? उनको कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है? बाबू बजरंगी, माया कोटलानी, जिन्होंने गुजरात में 97 लोगों को मारने का उनके ऊपर चार्ज है, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। क्यों उनके खिलाफ स्टेट ने? वारिस पठान, यही मैंने आपसे सवाल किया था, क्या इन दो मामलों को मिलाना जायज है? क्या ये दो मामलों को मिलाना जायज है? क्योंकि उसके अपने विक्टिम्स हैं, उसके अपने दर्द है, और वो दूसरा वाकवा जो है उसका अपना दर्द है। आप इन दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं? क्या आप विक्टिम के मुंह पे ये तमाचा मार सकते हैं कि साहब वो एक घटना हुई थी, वो एक त्रासदी हुई थी, पहले उससे फांसी दो? देखिए, आपने श्री कृष्ण कमीशन का रिपोर्ट नहीं देखा, उसमें खुला लिखा हुआ है ओरिजिन सिन वॉज बाबरी मस्जिद। तो अगर उन लोगों को सजा आप नहीं दोगे, और टेररिज्म, हर हाल में हम टेररिज्म का खंडन करते हैं, हम टेररिज्म के कतई साथ में नहीं है। टेररिस्ट होता है, मगर साथ ही साथ जो 900 लोग मरे उनके भी तो परिवार वाले हैं, वो भी तो इंसाफ मांगते हैं। उनको इंसाफ आज नलिन कोहली, वारिस पठान कहते हैं मारा गया, उनके कि दर्द जो है जड़ में जो है वो मुंबई के जो दंगे हुए थे, बाबरी का गिराया जाना, उसको जड़ में देखकर इस मामले की आलोचना करना कहां तक जायज है? नलिन, मैंने बड़े ध्यान से असद ओवैसी का भी स्टेटमेंट सुना, और इनको तो दोहराना ही है, उनका नेता है, और वो के नेता जब हुए तो वो उन बात के साथ तो स्वीकार उसको करेंगे ही और मान्यता उसको देंगे ही। लेकिन असद ओवैसी और अकरमुद्दीन ओवैसी की भाषा जो है, थोड़ा तहजीब में फर्क है, नहीं तो अर्थ वही निकलता है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि वो इस प्रकार की बात कह भी पाते हैं। अगर इनको राइट्स पे ही जाना है तो 1947 में एक ओरिजिनल राइट हुआ था जिसमें लगभग 50 लाख लोग मारे गए थे भारत में। वो बहुत दर्दनाक रहा, कई पीढ़ियों तक लोग उससे चिंतित रहे, अपसेट रहे। तो ऐसे जोड़ने के लिए तो बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है, मुगल के ज़माने तक भी जा सकते हैं, औरंगजेब तक जा सकते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का इस प्रकार से राजनीतिकरण करके उसका मजाक करना, इस प्रकार की बात बताना कि मैं इस पर प्रश्न उठा रहा हूं, भाषा जैसे में भी नरम कर दे गरम कर दे बीच में, उचित नहीं है। विश्व के अंदर एक गंभीर समस्या आतंकवाद का है, उसके साथ ये भी एक गलत चीज है कि उसे इस्लाम के साथ कई लोग जबरदस्ती जोड़ते हैं, वो गलत है, उसका दुरुपयोग होता है, धर्म का दुरुपयोग करके। जो आतंकवादी है इंसानियत का दुश्मन है। अभी तक तो मैंने ओवैसी जी, या हो सकता है भाई साहब भी जो आए हैं, इतने गंभीर विषय पे विश्व में जो स्थिति है उस पर कहीं योगदान करते हुए रोकने में या कुछ करते नहीं है। इस प्रकार के राजनीतिक बयान, वो भी एक आतंकवाद के घटना में जिसकी पूरी भूमिका स्पष्ट दिखती है, उसके बचाव के लिए उतर के कहीं ना कहीं वो अपने पे प्रश्न उठाएंगे कि क्या वो आतंकवाद के समर्थन में है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा क्योंकि भारत के मुस्लिम को इस प्रकार से प्रेजेंट करना गलत है। लेकिन जो भारतीय
नहीं, मैंने पढ़ा है, मैंने रोका नहीं, उस पर भी बोलिए, नहीं आप कह दीजिए, उसका भी जवाब दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नलिन वारिस पठान और मेरे साथ जवाब देता हूं, और भी खास मेहमान हैं, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। अब एक वाक्य, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इन्होंने एक वाक्य उठाया, एक वाक्य बोलिए। अरे नहीं, एक वाक्य साथ साथ ही खत्म हो जाएगा। बी रमन के जो स्टेटमेंट को दे रहे हैं, वो तो सिर्फ जो बी रमन साहब के साथ अब इस दुनिया से बाहर निकल के बातचीत करके उसकी पुष्टि कर सकते हैं, यहां तो हो नहीं सकती। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि याकूब मेनन या उनके लॉयर्स ने कभी भी ट्रायल कोर्ट में ये विषय उठाया नहीं। इतनी महत्वपूर्ण बात यदि होती तो कभी भी ट्रायल में नहीं आए। तो हम सीधे रुक करना चाहेंगे जयवीर शेरगिल का। जयवीर शेरगिल, जब वारिस पठान या असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पर अप्रत्यक्ष तौर पर सवाल उठाते हैं और इसको बाबरी के साथ जोड़ना या गुजरात के साथ जोड़ना, क्या कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया की तौहीन है? क्यों आवाज नहीं आ रहा? जी बिल्कुल तौहीन है, बल्कि आवाज आ रही है आपको अभी सर? हाँ सुन रहा हूं, बोलिए आप जयवीर। जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है और चिंता की बात है कि ओवैसी साहब जैसे नेताओं ने याकूब मेनन को आज एक राजनीतिक और पब्लिसिटी छड़ी बना लिया है अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। जिसने भी इस देश का संविधान पढ़ा हो, कानून पढ़ा हो, या सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा इतिहास उठा के देखा हो, तो कभी भी कोई भी केस इस तराजू में नहीं तोला जाता या इस नजरिए से नहीं देखा जाता कि बाकी केसेस में क्या हुआ। याकूब मेनन का जो रोल था 93 बॉम्ब ब्लास्ट केस में, वो देखा जाएगा, वो देखा गया है और सजा दी जाएगी। ये नहीं देखेगा हाँ आप कसूरवार हैं, पर क्योंकि बाबरी मस्जिद वाले लोगों का कुछ नहीं हुआ तो आज हम आपको छोड़ देंगे। ये ना कानून में लिखा गया है, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तीसरा, जो इनको सजा सुनाई गई है वो एक वैध कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सुनाई गई है। क्या कोई भी ओवैसी साहब ये बता सकते हैं कि याकूब मेनन का कोई भी हक जो कानून के तहत उनको हक दिया गया था उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया गया? कोई उनकी कानूनी प्रक्रिया में कमी रह गई हो? क्या इस बात आपने अहम सवाल उठाए यहाँ पर जयवीर। ये मुद्दा मैं जमात उलेमा हिंद के मौलाना हमीद नोमानी के पास ले जाना चाहूंगा। मौलाना साहब, आखिरी बात, ठीक है बोलिए। अभी सर एक आखिरी बात कहूंगा, एक 30 सेकंड बस बोलिए। चौथा, ना ही किसी इस तराजू में तोला जा सकता है कि एक्स सुप्रीम कोर्ट जज क्या कह रहे हैं, सलमान खान क्या कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट क्या कह रहे हैं। कानून में कभी भी किसी केस को इस तराजू में नहीं तोला जाता। कितने लोग सहमत हैं, असहमत है। कानून सिर्फ देखता है काला अक्षर कानून का। अगर आपने कोई गुनाह किया, हमीद नोमानी साहब, आप किस तरह से इसको देखते हैं? जो यह तर्क उठा रहे हैं हमारी बड़ी सियासी पार्टियां, क्या यह जायज है इस तरह के मुद्दों को जोड़ना इस मुद्दे के साथ? देखिए, राजनीतिक पार्टियों से आप जो है ये आशा करें कि वो भजन कीर्तन या पुण्य अन्य कार्य जो करने लगे, तो ये जो है हमारा आपका सोचना सही नहीं होगा। जो न्यायालय और जो अदालतों के फैसले होते हैं और प्रक्रिया है, तो उसमें जो है पारदर्शिता जो है वो देखनी चाहिए और इंसाफ हो रहा है ये भी लोगों को होना चाहिए। और देश में जो है वो कानून जो है सबके लिए वो एक है, ये जो है वो दिखना चाहिए सबको। तो ये बहुत जरूरी है और इस आधार पे ये जो है कोई इस मुसलमान है या कोई जो हिंदू है, ईसाई है, ये जायज नहीं है। ये जायज नहीं है। ठीक है नोमानी साहब, मोनिका अरोड़ा, बहुत ही संक्षिप्त में मोनिका अरोड़ा, आपके पास 20 सेकंड। मोनिका अरोड़ा, ये जो जस्टिस कुरियन की बात ओवैसी साहब ने भी उठाई, ये कितनी जायज है? संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा आपसे मोनिका अरोड़ा। कानून के जानकार जब गलत बयानी कर रहे हो तो बहुत दुख लगता है। क्वीन जोसेफ जी ने 2 बातें कही थी, दोनों को डील किया आज 3 जजेस बेंच ने और कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन और सही थी और दूसरा डेथ वारंट वैलिड था। लेकिन इस दोनों को झुटला रहे हैं ओवैसी साहब जो गलत बयानी कर रहे हैं। शिवसेना के अरविंद भोसले का रुख करना चाहूंगा। अरविंद भोसले, जब असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के साथ इसे नाइंसाफी के साथ जोड़ते हैं या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आंशिक व्याख्या करते हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं उसे? देखिए, ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जो कुछ बचकानी हरकतें की जाती है, उसमें से एक अच्छा सा उदाहरण या मिसाल होगी। मैं प्रार्थना करूंगा कि कल का दिन जो है वो ऊपर वाले की तरफ से
जो आतंकवाद को जो धर्म से जोड़ते हैं उनके लिए अच्छा तमाचा होगा। एक तरफ भारत माता वो सुपूत जो भारत माता नाम रोशन करने के लिए पूरी जिंदगी भर उसने काम किया, ऐसे हमारे भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद जी जो राष्ट्रपति थे, एक वो भारत माता की गोद में कल सो जाएंगे। और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स होगा जो पाकिस्तान की सहायता से इस देश को मिटाने की कोशिश करने वाला था। फिर भी मैं ये कहूँगा शिवसेना की तरफ से एक प्रवक्ता के तौर पर कि कल के दिन में हम सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय है उसके लिए समाधान व्यक्त करेंगे, ना कि याकूब मेमन के फांसी की सजा पर हमें कोई समाधान जताने की जरूरत नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के न्याय जो उनसे जो न्याय किया उसके ऊपर समाधान जताएंगे। नलिन कोहली, आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या कल फांसी दिया जाना याकूब मेमन को ये जतलाएगा इस दुनिया को कि साहब आतंक पे हम लोग, हमारा रुख बहुत कड़ा है, भारत एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है? क्या कुछ संदेश भी देगा अपनी तरफ से? इसके 3-4 पहलू हैं अभिसार जी। मुझे लगता है कि ये जो पिछले कई दिनों है इसमें 2 डिबेट मिश्रित हो गए। एक डिबेट था कि डेथ सेंटेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये एक डिबेट विश्व में कई लोग इस पर डिबेट रखते हैं, भारत में भी कई लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। उसको इसके साथ जोड़ दिया गया। ये अपने आप में एक टेररिस्ट इंसिडेंट था, कई 100 लोगों की मृत्यु हुई, हम सबको पता है। याकूब मेमन का इसमें रोल था। कोर्ट ने प्रोसेस किया, देर हुई लेकिन प्रोसेस अंतिम कड़ी तक भी फॉलो की गई। तो मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण बात है, उसके लिए तारीफ करनी चाहिए कि लोग कुछ भी कहे, जुडिशियल प्रोसेस अपने तय से अंतिम निर्णय तक सबको बराबर की हैसियत देता है। और अब जब अंतिम हो गया, इसका राजनीतिकरण नहीं। जहां तक आतंकवाद की लड़ाई है वो एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है और प्रधानमंत्री जी मोदी जी इसको विश्व में भी उठा रहे हैं। इस लड़ाई में सबको ही जुड़ना पड़ेगा क्योंकि ये लड़ाई ये इंसानियत के खिलाफ है आतंकवाद, और वो किसी को भी प्रभावित कर सकती है, ना उसका कोई धर्म से लेना देना है, ना उसका किसी प्रकार से कोई अच्छाई के साथ। ठीक है, रघु मेनन हमारे साथ हैं जो कि एमनेस्टी इंडिया से हैं। रघु, आपने सुना नलिन को भी यहां पर, आपकी इस मुद्दे पर आपत्ति क्या है, मेरिट्स ऑफ द केस या फांसी को लेकर? देखिए, हमारा ये मानना है कि ये एक काफ़ी निराशाजनक एक डिसीजन है, एक सिचुएशन है, क्योंकि भारत एक बार फिर से फांसी या मौत, सजाए मौत का इस्तेमाल करने वाला है, जबकि दुनिया भर में 2/3 देश डेथ सेंटेंस को अबॉलिश कर रहे हैं। हम उन कई चुनिंदा या मुट्ठी भर देशों में से हैं जो अभी भी इस अमानवीय और निर्दयी पनिशमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम और हमारे साथ जुड़े हिंदुस्तान में 10 लाख से ऊपर लोग और दुनिया भर के जो मानवाधिकार प्रेमी जो विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? मैं एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रखना चाहूंगा कि अगर हम याकूब मेमन को या इससे पहले कसाब को फांसी नहीं देते तो क्या उतना बड़ा सुरक्षा रिस्क हम लेने को तैयार हैं? क्योंकि कल को अगर कोई हाईजैक हो गया तो उसका नतीजा क्या होता है आप भी जानेंगे। आप भी समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं? जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन ये अगर और इसके पहले हो चुका है, अगर आप दुनिया भर से इन मामलों के एविडेंस को देखते हैं तो ये बिल्कुल काफी साफ है कि डेथ सेंटेंस एक डेटरेंस नहीं है गंभीर अपराधों और आतंकवाद के खिलाफ। ठीक है, मगर कांधार भी है, कांधार की मिसाल भी है। इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट में कन्विक्शन प्राप्त करना, उस पे ज्यादा मेरे ख्याल से सरकार और अथॉरिटीज को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जयवीर आप शेरगिल जानते हैं कि इसी मुद्दे में 1993 के जो ब्लास्ट हैं उसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो अभी भी नहीं पकड़े गए हैं, उनका लोकेशन के बारे में भी नहीं मालूम। ठीक है, इस अगर आप किसी भी एविडेंस में देखें, अगर आप 2012 गैंगरेप के बाद जब जस्टिस वर्मा कमीशन बैठाई गई, उन्होंने भी ये कहा था कि दुनिया भर के एविडेंस पे ये पता लगता है कि जो डेथ पेनल्टी है वो एक डेटरेंस नहीं है, उससे आप ये आतंकवाद और मोनिका अरोड़ा, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में मच्छी सिंह की जजमेंट है, बच्चन सिंह की जजमेंट है, कई जजमेंट्स में आगे भी इसको डील किया है और कहा है कि हमारी स्टैट्यूट बुक्स में यहाँ डेथ पेनल्टी है, फांसी की सजा है और इसको बरकरार रखा है। लॉ ऑफ द लैंड सेज यहाँ फांसी की सजा है
और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया है इंडिविजुअल प्राइवेट क्राइम्स में और जो क्राइम्स टेरर एक्टिविटी में होते हैं। ये जो क्राइम है, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होता है, सोसाइटी होता है। 200 लोग मर रहे हैं, 400 लोग मर रहे हैं, 1000 लोग मर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक डिटरेंट होना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। ठीक है, मेरे साथ 3 और वरिष्ठ पत्रकार हैं। शेष नारायण सिंह है हमारे साथ, और अरविंद मोहन है, और हमारे साथ अशोक वानखेड़े भी हैं। अशोक वानखेड़े, सबसे आपसे संक्षिप्त में पहले मैं जानना चाहूंगा कि जब असदुद्दीन ओवैसी इस तरह का बयान देते हैं तो क्या वो मुसलमानों का स्टीरियोटाइपिंग तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि याकूब के साथ कोई खड़ा नहीं है। ये खुद पॉलिटिकल एक पार्टी है उनकी और वो खड़ी है। मुझे ये लगता है कि ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर अकाली दल हो, ये सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जुडिशियल सिस्टम में बीच में मत आइए। बीच में मत आइए। आपके पास चाय से लेके चाइना तक है राजनीति करने के लिए। कम से कम न्यायपालिका को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब जब न्यायपालिका पे ऐसा हमला होगा तब तक आतंकवादियों के भी कुछ जो लोग होंगे उनको बचाने वाले, वो भी कहेंगे कि वहां किया तो यहां क्यों नहीं। शेष नारायण सिंह, इनकी मंसूबाबंदी मुझे तो साफ नजर आई जो बयान दे रहे थे ये, कि अगर एक सियासी जमात पार्टी उसके साथ होती तो फिर वो उसको हम बचा ले आते। जैसे कि अकाली दल है, जैसे कि वहां पे तमिल डीएमके एडीएमके टाइप पार्टियां हैं, तो उनकी सारा जो प्रयास है अपने आप को एक उसी तरह की रीजनल पार्टी जिससे कि वो सियासत में सौदेबाजी कर सकें। मुझे लगता है कि इसके याकूब मेमन की फांसी को अब वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उस पर बहुत बहस का स्पेस नहीं है। मगर ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई ना अरविंद। बहुत, यही तो कर रहे हैं वो। हाँ, अरविंद से पूछो। अरविंद जी, ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? नहीं, खतरनाक एक तरफा मामला नहीं है। जिस तरह से केस को प्रचारित किया गया है वो भी खतरनाक ही है। किसने प्रचारित किया? पहले कसाब वगैरह वाले मामले में जिस किस्म से फांसी हुई, उसमें कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं हुई। जिस तरह से इस केस को प्रचारित किया गया वो भी, असली बात असल में इस केस में यही हुई है कि सारे न्यायिक विकल्प कोर्ट ने आजमा लिए और उसके बाद फैसला दिया है। तो अब अगर वैसी कहें तो, या कोई और कहे कि इसमें अन्याय हुआ है या इसमें दोषी को सजा नहीं मिली है, तो उसको कहने का मुंह नहीं है। बस इतने ही रक्षा है। अदरवाइज पर्याप्त पॉलिटिक्स इसके पीछे दोनों तरफ से चल। जयवीर, बहुत खतरनाक है ये पूरा जो चलन है, खासकर जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले में एक सेंस ऑफ विक्टिमहुड डालने की कोशिश की मुसलमानों के साथ। ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है जिसमें आप जो 2 बड़ी राजनीतिक सियासी पार्टियां हैं उनका किरदार बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल अभी सर, बहुत खतरनाक है। और ये रुख जो एक कानूनी मसले को एक धार्मिक रंग देना, एक किसी धर्म का एंगल देना, एक सोसाइटी के लिए एक डेंजरस ट्रेंड है और हमें इसे ट्रैप में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। दूसरा, एक युवा होने के नाते मैं कहूंगा कि हमें हर मुद्दे को एक राजनीतिक छड़ी नहीं बनाना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, और ये बहुत मौका परस्ती वाली बात करते हैं सारे राजनीतिक दल। जब फांसी की सजा दी जाने की बात होती है कहीं भी, हमें एकदम से याद आ जाता है कि चलिए बहस करते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट हो या ना, फिर अगले 10 साल चुप, उसके बारे कोई चर्चा नहीं की जाती। आज ये भी चर्चा हो रही है, जिन लोगों ने पिटीशन दी है, क्या वो निर्भय केस में जिन लोगों को फांसी दी गई है उनके लिए भी पिटीशन देंगे? बिल्कुल मौका परस्ती देखते याकूब मेनन को इस बहस के साथ जोड़ दिया जाता है, कल को निर्भया में जो लोग हैं उनको जोड़ दिया जाएगा। तो एक पॉलिटिकल व्यू लेना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंट व्यू लेना पड़ेगा। अगर कानून को बदलना चाहिए उस पर बड़ी बहस होनी चाहिए, पर उसको एक राजनीतिक छड़ी और अपने वोट बैंक नलिन कोहली, सत्ताधारी दल होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस फांसी के बाद उसे एक किस्म के अस्मिता के साथ जोड़कर देखा जाए। वो भी एक बहुत ही खतरनाक चलन है जिसकी हम झलक देते हैं सोशल मीडिया पर। वो एक खतरनाक चीज नहीं है जब एक धर्म विशेष की अस्मिता से जोड़ के देखा जाता है। जयवीर ने पूरे प्रोग्राम में, मैं मानता हूं, बहुत फैले कई पॉइंट्स रखे, और ये प्रोग्राम जो है एक रूप से राजनीतिक नहीं, ये राष्ट्रीय प्रोग्राम है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर जो अपनी बात रख रहे हैं वो एक राष्ट्र के या देश के प्रति जो पूरा रुख होना चाहिए उसको मन में रखते हुए, संविधान को रखते हुए बात कर रहे हैं। संविधान के पढ़ने की एक बात उन्होंने रखी थी असद ओवैसी के लिए। मुझे लगता है असद ओवैसी जो है उन्होंने अपना ओथ भी ठीक से शायद नहीं पढ़ा है,
क्योंकि वो तो शपथ खाकर ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने या उनके भाई भी ने शपथ खाकर ही एमएलए बने। जो आपने सियासत की बात की, बिल्कुल ये डेंजरस है। मुझे चिंता इतनी रहेगी कि इस प्रकार के भड़काऊ जो भाषण हुए हैं एक आतंकवादी से जुड़े फांसी की सजा के साथ, कहीं इसके कोई ऐसे परिणाम ना हो तो उसकी फिर कहीं ना कहीं इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं प्रार्थना करूंगा कि देश में जो सब लोग लगे हुए हैं आतंकवाद के खत्म करने के लिए, आतंकवाद की लड़ाई के लिए, उनके बीच में इस प्रकार के बयान भड़काऊ हो ना हो नहीं आने चाहिए। एक आखिरी बात, जो डेथ सेंटेंस को लेके रघु जी भी कह रहे थे, मैं मानता हूं कि विदेश में क्या हो रहा है, ऐसे बहुत देश है जो भारत की स्थिति में नहीं है, आतंकवाद नहीं है, और राइट्स ऑफ द विक्टिम को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, किसी की अगर जिंदगी गई, बिल्कुल अन्य देशों से तुलना अपने आप में बेमानी होगी। मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कल सुबह 7 बजे याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी। परिवार उसका पहुंच गया है याकूब मेमन से मिलने के लिए, और हम आपको ये बता दें कि फांसी के बाद याकूब मेमन का शव भी परिवार को सौंप दिया जाएगा।